हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं और हमने उत्तर लेखन प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको पता ही होगा कि हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को लेते हैं, ठीक, यूपीएससी पीवाईक्यूज 2013 से, और अभी तक हमने 2016 तक के प्रश्न गवर्नेंस के करा दिए। क्योंकि आपको पता ही, मैं हर वीडियो में भी ये चीज़ बताता हूँ कि जो गवर्नेंस जैसे सब्जेक्ट है वहाँ पर बच्चों को जो है लिखने में समस्या आती है। आपदा प्रबंधन हो गया, मतलब सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, जीएस का जो सेकंड पेपर है और जीएस का जो थर्ड पेपर है, उसमें बच्चों को जो है आंसर लिखने में बड़ी समस्या आती है। खासकर ये गवर्नेंस इस टॉपिक है, इंटरनल रिलेशन है, ठीक है, आपदा प्रबंधन है, ठीक, और आप भारतीय समाज को ले लोगे फर्स्ट पेपर में भी, भारतीय समाज हो गया और सामाजिक न्याय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए। ये सब्जेक्ट जो है बच्चे पढ़ते भी कम है और इन पे जो है उत्तर लेखन भी उनका बहुत अच्छा नहीं होता, खासकर हिंदी माध्यम का। बाकी इतिहास भूगोल वगैरह में तो कुछ ना कुछ हमें पता ही रहता है, तो हम लिख भी लेते हैं, तो बच्चे बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। तो हमने स्टार्ट यहीं से किया है कि गवर्नेंस से स्टार्ट करते हैं। हालांकि शुरुआत में प्रोग्राम तो हमारा पॉलिटी से ही स्टार्ट करने का था कि पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर अंत में ये हुआ कि नहीं यार, गवर्नेंस से स्टार्ट करते हैं। अब मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि आज और कल, क्योंकि सैटरडे और संडे हम करते क्या है, सैटरडे संडे हमने प्लान किया हुआ कि प्री पे ही फोकस रहेंगे, पीटी पे, क्योंकि पीटी ही नहीं निकलेगा तो हम मेंस में करेंगे क्या, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस मेंस की कर रहे हैं, जब प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो हम मेंस में करेंगे क्या। तो इसलिए हमें जो है फोकस रहना है कहाँ पे, मेंस पे, मेंस के साथ साथ प्री पे। तो आपको प्री के लिए ही ये सीरीज चलाई जा रही है, पीवाईक्यू एक नज़र में। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, इसीलिए लिखा हुआ है पीवाईक्यू एक नज़र का मतलब ये है कि आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये जान पाओ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, आप जीएस की कोई पुस्तक पढ़ रहे होगे, जीएस का कोई मटेरियल आप पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मटेरियल पढ़ रहे हो, तो वो लोग तो मटेरियल आपको दे देते हैं। बुक्स भी जो कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन किए हुए हैं वो जाकर के बुक्स मार्केट से लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं, 50-60 पेपर तक आते आते उसी में धड़ाम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन सी चीज हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो हम कब उसको देख पाएंगे। एक तो हमारे लिए सिलेबस है, जो कि मैं हमेशा सिलेबस पे फोकस रहता हूं, और उसके साथ साथ हमें जो है पीवाईक्यू पे प्रश्नों पर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस तो पूर्णतः डिफाइन भी नहीं है। आप तो खुद देख चुके हैं, मैं खुद आपको सामने दिखाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं कि आप जाकर देखो, क्योंकि मैं सामने, क्योंकि मैंने खुद देखा, झेला है कि टीचर करते क्या है कि आपको बता देंगे कि आप जाकर के देख लीजिए, और हम आकर के बस केवल देखते हैं। तो देखने का मतलब, देखने से क्या हो जाएगा, देखने का मतलब है कि हम उसको अप्लाई करें, कि हम यहाँ से सीखें और जाकर के अपनी बुक्स पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई मैगजीन पढ़ें, तो वहां पर उसको अप्लाई कर पाएं। तो ये अप्लाई कब होगा, जब आप क्वेश्चनों को बार बार देखोगे। तो ये काम आपको यहाँ पर करने को हम करा ही रहे हैं या कराएंगे ही, मतलब कर ही रहे हैं, ठीक। तो अभी 2013 से हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को उठाया है, 2025 तक लेकर के जाएंगे इसको, ठीक। 2026 में देने वालों को बहुत फायदा मिलेगा। और हम कोशिश, आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा रहेगा, देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो थोड़ा सा हमें दुख होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं 2025 से लेकर के 1979 तक के पीवाईक्यू जो भी हैं सबको डिटेल एनालिसिस के थ्रू करा दूंगा। उसको करने के बाद फिर क्या होगा, 1979 तक करा दूंगा। अगर नहीं हो सकेगा तो 2000 तक या 2011 तक तो मैं करा ही दूंगा, क्योंकि जब 2011 में ही प्रीलिम्स का सिलेबस या पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक। इतनी तो मैं मतलब इतना वादा करता हूं आपसे। और इसके साथ साथ होगा क्या कि जब आप प्रीलिम्स पेपर दे रहे होगे पीटी, तो आप जो, जैसे कि मान लो 26 मई को 25 मई को एग्जाम है, तो 25 मई एग्जाम से आप 20 दिन पहले सारी टेस्ट सीरीज जो भी आपको लगाना हो लगा चुके होंगे। फिर उसके बाद 20 दिन तक केवल पीवाईक्यू देखिए, बस पीवाईक्यू को तो मैं इसी के लिए डिटेल एनालिसिस दे दूंगा, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करना, इन्हीं के जो है जो व्याख्या हम देंगे उनकी प्रैक्टिस करना है, उनको देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। उसको देख करके चले गए तो पहली बात तो 10-15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, कर लोगे आप डायरेक्ट। और यहाँ पर हम पीवाईक्यू एक नजर से आपको टॉपिक पढ़ने की सही दिशा बता देंगे। तो जब सही दिशा आपको पता चल जाएगी तो आप पहले ही आगे निकल जाओगे।
ठीक है, तो हम लोग फिर चलते हैं, हमारी रणनीति का हिस्सा सिलेबस है। तो देखिए प्रीलिम्स में केवल सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, अब आप बताइए कैसे तैयारी करोगे। तो इसके लिए हमको पीवाईक्यू देखना ही पड़ता है। ठीक, तो हमने सिलेबस मेंस का भी लगा दिया। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर मेंस का सिलेबस क्यों लगा दिया, तो मेंस का सिलेबस इसलिए लगाया गया है कि मेंस प्रीलिम्स में जो सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो हम मेंस के सिलेबस पे जाएंगे, मेंस को भी देखेंगे कि कहाँ पर कैसे पूछता है। तो यहाँ पर लिखा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सच में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। आप देखिए रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव। अब देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सा या कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाती है। मतलब कि कोई ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, मतलब संक्रमण के थ्रू जो है आपके शरीर में पहुंचती है। तो वो कैसे होती है, तो आप देख ही रहे हो, चिकुनगुनिया हो गया या क्रस्ट शोध हो गया, हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, HIV एड्स हो गया, ये आप सुनते नहीं हो क्या, बताइए। तो यही सब तो चीजें पूछता है। अब देखिए 2015 में फिर पूछ लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर ऑप्शन में ये रखा और 2015 में फिर ऑप्शन में रख दिया। अब कहते हो आपकी जो सिलेबस पीवाईक्यू देखने से हमको कुछ मिलता नहीं है। ठीक, मेंटरशिप के कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि वहां से क्या सीखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे सर उससे सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो आ चुके हैं प्रश्न, अब तो आएंगे नहीं ऐसे प्रश्न, लेकिन हमको वहां से एक रणनीति मिल जाती। तो अब देखिए इसको H1N1 2015 में पूछा गया प्रश्न, H1N1 विषाणु वायरस जिसको बोलते हैं, का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया। अब देखिए ये बिल्कुल समान, अब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे किसी भी न्यूज में, या आप यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे, जब ये चीजें फैलती हैं तो हमारी निगाह क्यों नहीं जाती उन पे। तब हमारी निगाह इन पे जानी चाहिए कि रोजमर्रा की जो चीजें हो रही हैं आसपास आप कहीं जा रहे हो, टहलने घूमने जा रहे हो, तो आप उसको देखो, समझो आसपास की माहौल में क्या हो रहा है। मान लो कि जैसे आप कभी, ईश्वर न करे, कभी किसी को बीमारी का सामना करना पड़े, मान लो आपके दादाजी हैं या कोई भी हो, वो बीमार पड़ते हैं, ईश्वर न करे कभी हो, लेकिन अगर कभी आपको हॉस्पिटल जाने का मौका मिलता, मान लो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको जाने का मिला, तो आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब आप गए तो अंदर इतने सारे जो है बैनर लगे होते हैं। एक बैनर इधर लगा हुआ है, एक में लिखा है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, फिर एक तरफ लिखा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ है, या कुछ भी लगा हुआ है। तो ये सब चीजों पे दिमाग जाना चाहिए। जब आप इन सब चीजों पे दिमाग जाएगा तो प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। कोई योजना सरकार चला रही है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चला रही है, या किसी भी कोई भी योजना चला रही है, आप गए, गांव में रहते हो मान लो आप, तो आपके खेतों में मान लो यूरिया की जरूरत है, आप यूरिया लेने गए तो वहां पर पता चला कि लिखा हुआ है, बैनर लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब सरकार इन्हीं से प्रश्न यूपीएससी बना देती है। तो आपका दिमाग इन्हीं सब चीजों पे जाना चाहिए, क्योंकि देखिए किताबों से पढ़ करके यूपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये सुन लीजिए। अब आपको जो है मेंस के सिलेबस में आता हूँ, क्योंकि बातें बहुत हो जाती, इसलिए मैं समझाना। अब यहाँ पर देखिए इतनी चीज रोजमर्रा देखिए यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपने प्रीलिम्स में भी मेंस को, क्योंकि प्रीलिम्स जो है पेपर पीटी प्लस मेंस दोनों को एक साथ तैयार करोगे तभी आपका निकलेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, मेंस की बात कर रहा है। अब देखिए भारतीयों की उपलब्धियों में अभी शुभम शुक्ला सर हमारे जो है अंतरिक्ष में गए, नासा के साथ उनका टाई अप होकर के वो गए कि नहीं गए, नासा के साथ टाई अप हुआ और शुभम शुक्ला जी गए। अब वो आगे चल के हमारा प्रोग्राम जो है किसका है, गगनयान का। तो गगनयान के विषय में आपका भी प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। फिर उपलब्धियों, भारतीयों की उपलब्धियों की, तो शुभम शुक्ला का नाम आएगा कि नहीं आएगा। अब शुभम शुक्ला के बारे में चल रहा है चर्चा में, अब मान लो अगली बार प्रश्न पूछ लेगा। फिर इसके बाद देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब देश के अंदर जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है और नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। अब देखिए आप देख रहे हो कैंसर की वैक्सीन डेवलप हो रही है, रूस ने तैयार की है कि नहीं तैयार की, तो उसके बारे में पढ़ो जाके वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या है, क्योंकि अप्लाइड फॉर्म यहाँ पर बोल भी रहा है। देखिए विकास एवं अनुप्रयोग मतलब अप्लाइड फॉर्म देखना है। फिर उसके बाद आप जाइए, ये मेंस का सिलेबस है और इसी से प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है प्रश्न, क्योंकि प्रीलिम्स में तो सिलेबस डिफाइन ही नहीं है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, बार बार मैं बताऊंगा, यहाँ डिफाइन ही नहीं है सिलेबस, आप फिर कैसे पढ़ोगे। तो फिर आपको फिर यहाँ पर जाना है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जाके से संबंधित विषयों के संबंध में जानकारी। अब देखिए IPR है, आपने कोई दवा बनाई
तो आपको तुरंत पेटेंट आपने ले लिया। जैसे कैंसर की वैक्सीन बनेगी तो इसके लिए पेटेंट दिया जाएगा 20 साल का, 15 साल का, लेकिन उसमें भी कुछ नियम होते हैं कि अगर कोई महामारी आ गई, मान लो कोरोना की वैक्सीन पहले से बन रही होती और उसी समय जो है कोविड आ गया, मान लो कोविड आया, तो फिर उसमें कुछ छूट दी जाती। तो ये सब आपके विषय है, क्योंकि आप अधिकारी बनोगे, हो सकता है कि ऐसी कोई चैलेंज आपके सामने आ जाए तब। फिर रोबोटिक्स, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब चैट जीपीटी चल रहा है, इसके प्रयोग मेंस में भी पूछ लेंगे, प्री में भी पूछ लेंगे। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कंप्यूटर है, अंतरिक्ष, ये आपका स्पेस से संबंधित है। अब ये यहाँ पर देश भारतीयों की उपलब्धियां और प्लस ये दोनों कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है, कि यहाँ पर सुमन शुक्ला के बारे में पढ़ना है और उसके साथ साथ हमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना है कि अंतरिक्ष गए तो क्या हुआ, वहां पे कुछ प्रयोग किए गए थे, 7-8 प्रयोग किए गए थे, वो 7-8 प्रयोग के बारे में थोड़ा सा जान लो। हो सकता है प्रीलिम्स में चार प्रयोग उसी से संबंधित रख दे, या 3 प्रयोग रख दे, एक अलग रख दे, ऊपर से बोले कि ऊपर एक में से कितने सही है, फिर नीचे कथन रख देगा, वह 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, इस तरह से कथन रख देगा, या कथन कैसा भी बना दे। तो ये आपके रोजमर्रा की चीजें जब तक आप नहीं देखोगे आसपास माहौल, क्योंकि साइंस टेक में सबसे सरल सवाल आते हैं। अगर आप आसपास के माहौल को जानते रहोगे, देखते रहोगे, अब पिछले 2 साल का करंट अफेयर तो सर ने जो है आपका 1.5 साल का करा ही दिया, मोस्टली 1.5 साल तक का ही पूछा जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक जो मेंस के बहुत ताबड़तोड़ मतलब 2-3 साल से बने हुए हैं, तो उनके लिए जो है पिछले 2-3 साल तक का खींच लेता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए, ठीक। तो सर आपको आपको जो द हिंदू से ही न्यूज कराई जा रही है, ऐसा ना आप मत सोच लेना कि जो है सर द हिंदू केवल जो है हिंदी में सब चीज नोट करते हैं, तो इंग्लिश में द हिंदू आता है तो हिंदी में कैसे पढ़ा देते हैं। पूरा जो है ट्रांसलेट वो एक एक शब्द करते हैं, ठीक है। कुछ तकनीकी का सहारा लेते हैं, कुछ स्वयं से करते हैं, और उनकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है। तो आप थोड़ा सा उनसे जो है मदद लो और उसको न्यूज को देखो, उसको इग्नोर मत करो। वो न्यूज का फायदा तुम्हें देखना 2026 में दिखाई देगा। इसलिए यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे हम क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बातें हम बहुत कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होती है। अब आपकी बेसिक बुक कोई हो तो पहले आप देखोगे आकर कि संक्रामक बीमारी कौन सी होती है, वो कैसे फैलती है, वायरस से फैलती हैं कि आपकी बैक्टीरिया से फैलती हैं कि आपकी फंगी से फैलती हैं, किस तरह से फैलती है। तो पहले तो इनको आपको तैयार हो जाएगा। फिर करंट में चल रही होंगी, क्योंकि ये जो दोबारा हो सकता है ना पूछे, लेकिन करंट में हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन चर्चा में चल रहा हो। जैसे कि HIV एड्स की भी वैक्सीन बन रही है, तो हो सकता है कि HIV एड्स फिर से चर्चा में आ जाए। तो अगली बार हो सकता है कि ये कथन रख दे और इनमें से ऑप्शन को, जो सवाल ऊपर दिया वो प्रश्न, इससे ऑप्शन बना दे। 2015 में हमने देख ही लिया इसका अप्लाइड फॉर्म, देखिए समाचारों में चलने वाला प्रश्न मैंने चर्चा करी। फिर देखिए आप तीसरे में, अब देखो अनाजों और तिलहनों में अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों। अब ये शब्द होते हैं इंग्लिश, तुरंत जाकर के आप इनके जो है इंग्लिश फॉर्म में देखो इनको, ठीक। तो आपने इसको विषयों का मतलब, आविशों का मतलब ये हिंदी में करते हैं ना, तो कलाकारी इनकी हिंदी में रहती है, तो इसको जो है इसको हटाओ, विषयों को देख लो, तुरंत संधि विच्छेद कर दिएगा। मतलब वहां पीटी में आपको हर तरीके से दिमाग लगाना है। इस शब्द नहीं समझ में आ रहा तो उसको तोड़ के शब्द दो, तो हम लोग यही करते थे। फिर उसमें दे रहा जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अब ये चर्चा में रहा होगा, द हिंदू जैसे अखबारों में ये चर्चा में रहते हैं सब, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। अब आपको इनमें से तो पता चल जाएगा कि भाई फफूंदी है कि जीवाणु है कि प्रोटोजोआ है कि विषाणु। अब आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको अफ्लाटॉक्सिन दोबारा पूछेगा भी नहीं, लेकिन आपको एक प्रकृति पता चल गई कि अफ्लाटॉक्सिन जैसे ये शब्द पूछा गया, ऐसे अगली बार हो सकता कोई चर्चा, मान लो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में ऐसे शब्द आपको मिले, तुरंत आपने पढ़ा ये क्या होता है, प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न तो नहीं बना जाएगा। तो यही हमारी रणनीति होनी चाहिए। फिर हमने तुरंत इसके ऑप्शन जैसे बैक्टीरिया को पढ़ लिया, जीवाणु को, फंगी को पढ़ लिया, प्रोटोजोआ को पढ़ लिया, फिर वायरस को पढ़ लिया, फिर उसके बाद इनके जो किंगडम होते हैं इनको थोड़ा सा देख लिया कि हो सकता है कि यूपीएससी इनसे संबंधित अगर मान लो उनका मन घूम जाए और पीवाईक्यू के प्रश्नों को फिर से वो सोचे कि कर दें कि किन्होंने पीवाईक्यू देखा है कि नहीं देखा है, तो इस तरह से ना घुमा के प्रश्न बना दे। तो हमको इनको भी जानना है, ठीक। तो ये मैं हर बार बताता हूँ, आपको ऐसे ध्यान रखना है। फिर आगे चलिए, अब देखो डीएनए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, साफ सुथरी बात है बिल्कुल जो है आपके इसमें क्या दे रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। ये सिलेबस में मेंस में दिया है। अब यहाँ प्रश्न देखो, प्रौद्योगिकी, डीएनए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का ही भाग है, ठीक। जीनों को स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करता है।
पौधों की विभिन्न जातियों में अप्लाइड है कि नहीं अप्लाइड है। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो आराम से कर लेगा। जंतुओं से, पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में तो डीएनए तो लगभग सबका एक जैसा, थोड़ा बहुत चेंज में होता है। आप चाहो तो एक दूसरे से चेंज कर सकते हो, पेड़ों का आदमी में भी लगा सकते हो। तो ये जो है ये तो प्रकृति का काम है, ये तो टेक्नोलॉजी का काम है। तो टेक्नोलॉजी ने तो ये सब कर रहा है प्रयोग, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको अखबार पढ़ते रहना है। ये जो है ये प्रश्न एनवायरमेंट और आपका साइंस टेक, ये दोनों जो है सब्जेक्ट खासकर, और इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको, और ज्योग्राफी, मतलब लगभग पूरा पेपर, लेकिन खासकर एनवायरमेंट और साइंस टेक ये करंट बेस्ड ही पेपर होते हैं। करंट नहीं पढ़ोगे तो इन पे कुछ घंटा नहीं कर पाओगे। ठीक, अब देखिए शब्दावली न निकलवाओ इस, क्योंकि आप लोग ऐसे मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही गुस्सा लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो ये देखना है कि इसके अब डीएनए प्रौद्योगिकी, अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ा आपने, अब डीएनए प्रौद्योगिकी क्योंकि काफी चर्चा में, अभी कैंसर वैक्सीन बन रही है, एचआईवी की वैक्सीन बन रही है, तो यहाँ पर ये प्रौद्योगिकी, फिर स्टेम सेल के बारे में आप पढ़ते होगे, तो स्टेम सेल पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इन सब चीजों को जो है बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, और ध्यान से देखने के बाद इनको अप्लाई करना है, क्योंकि यूपीएससी पूरा पेपर अप्लाइड फॉर्म पे, अप्लाइड फॉर्म पे। तो अप्लाई कैसे करोगे, जब आप पढ़ोगे और इसको आम जीवन पे अप्लाई करो। ये खाने की कोई चीज आप लेकर के आ रहे हो तो आप प्लास्टिक देखो कि यार प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फिर यूपीएससी का पता चला कि न्यूज में कोई लेख आ गया, आपने उसको पढ़ा, अगली बार हो सकता है कि यूपीएससी प्लास्टिक पे क्वेश्चन बना दे, बीपीए पे बनाया हुआ है, बीपीए पढ़ना जाकर के आज। ठीक है, तो इस तरह अब ये कूट जो है आप थोड़े से बंद हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूर्णतः बंद हो गए। कोशिश करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और साइंस टेक के बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब देखिए साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि अब बॉल बेरिंग आपको पता ही नहीं होगी, जबकि साइकिल और बाइक कार सब चलाते हो। तो होता क्या है, जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल का पहिया है, ठीक, और ये आपकी धुरी है जिसमें साइकिल का पहिया नाचता है, ये आपकी तीली है, ये ठीक, ये जो धुरी है इसी को बॉल बेरिंग, जिसपे नाचती है साइकिल का पहिया, उसी को बॉल बेरिंग कहते हैं। ठीक, बॉल बेरिंग। तो बॉल बेरिंग अब सिर्फ समान क्वेश्चन पूछ लिया, वही सिलेबस फिर मैं आपको दिखाऊं सिलेबस। विकास रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। अब साइकिल चलाते हो कि नहीं चलाते हो, हॉस्टल में जहां भी रहते हो, गांव में रहते हो, साइकिल चलाते हो, तो आपका दिमाग क्यों नहीं गया। तो इसमें पूछा पहिया और धुरी के बीच साइंसर। अब इसको जो है इंग्लिश में देखोगे तो कुछ और मीनिंग, इसकी सही मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। वैसे इसको स्पर्श, मतलब इसको मैंने जो हिंदी में इंग्लिश में देखा तो वहां पर इसका मतलब स्पर्श था। ठीक, फिर इसको कह रहा पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। अब ये चीज आप देखो जाकर के क्या होता है। तो पहले आपको बॉल बेरिंग अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इससे क्या मिल गया कि आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो अगली बार हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले 2-3 साल से क्या चर्चा में है, कार चलाने में जो उसके जो क्या होते हैं बैलून, उसको क्या बोलते हैं, जब ब्रेक लगाओ एक्सीडेंट होता है तो वो बैलून बाहर आ जाते हैं, उसको उसके बारे में पढ़ो जाकर के कि आप कार चलाते हो तो कभी ब्रेक मारा, ये कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो किस तरह से जो है उसका बचाव किया जा सकता है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि आप बाइक चला रहे हो तो बाइक की टंकी पे जब पेट्रोल जहां डाला जाता है वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, तो आप उसको पढ़ो। आप कोई जो है चॉकलेट खा रहे हो, कोई टॉफी खा रहे हो, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो आप उसमें जाकर के देखो कि उसके पीछे क्या रैपर में लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में क्या चीजें लेनी चाहिए, सब कुछ। अभी सरकार उस पर प्लान भी कर रही है, तो क्वेश्चन बनेगा प्लान क्या कर रही है कि जो लेवलिंग आप करते हो वो लेवलिंग साफ साफ दिखनी चाहिए। जैसे आप कोई तंबाकू का सेवन जो करते हैं तो उसमें साफ साफ जानलेवा लिखा होता है, टोबैको इंजरियस फॉर हेल्थ लिखा होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए। तो आपको इससे क्या समझ में आए, बॉल बेरिंग दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन इससे समझ में आए कि रोजमर्रा की चीजें जो हम खाते पीते हैं, आते जाते हैं, जिससे रिक्शे में बैठते हैं, तो हमारा दिमाग वहां चलना चाहिए। तो ये चलेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर देखिए, अब देखिए खनिजों में पूछ लिए। अब ये तुमको क्या पूछ रहा है, उपयुक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती। आप डेली जिम, कुछ बच्चे जिम भी करते होंगे, तो आपको पता है कि कितनी चीजें हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। कैल्शियम भी जरूरी है, लोहा भी जरूरी है, सोडियम भी जरूरी है। अब ये सब चीजें जरूरी होती है, तो ये मांसपेशियों के लिए, मसल बनाने के लिए कैसे काम करती हैं, हड्डियों के लिए कैसे काम करती हैं, तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। अब फिर जो जिम नहीं करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई बॉडी है, बॉडी में जो आपकी बॉडी के बारे में आपको नहीं पता है तो आप देश जिला कैसे आपको दे देंगे हम संभालने के लिए। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी। ठीक, फिर आप देखिए कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि इससे क्या हम सीखने को मिल जाए, क्योंकि पूरा पेपर आपको सीखने बेस्ड पे कि आपको सीखना है
और अपने जीएस की बुक जो आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उस पर अप्लाई करना है, सिर्फ यही करना है। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाओ कि जो कई प्रतिरोपित पौधे का मतलब यहाँ पर एक पौधा लगा था, ये पौधा लगा था, मान लो ये आपका ये पौधा लगा था। अब यहाँ से उखाड़ करके आप यहाँ लेकर के आए लगाने के लिए, नर्सरी से मान लो लेकर के आए, आपने यहाँ लगाया और ये पता चला कि मुरझा गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? तुरंत आपका दिमाग लगना चाहिए कि हम सोच रहे हैं कि नई मिट्टी में खनिज पदार्थ नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा तो नहीं होगा। फिर हमने दूसरा पढ़ा, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, पता नहीं यार ऐसा होगा। फिर प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल नष्ट हो जाते हैं। हो सकता है यार कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बचपन में कहते थे कि यार कौवे ने देख लिया है पौधे की जड़ों को, इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या हो जाती है, रोम उसके जो नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं धूप के कारण या वायुमंडल की। फिर प्रत्यारोपण के दौरान पत्तियां का इससे कोई मतलब नहीं, तो हमने एलिमिनेशन, तुरंत एलिमिनेशन लगाना है, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं होते, तुरंत ए भी नहीं होगा। ये खनिज पदार्थ, भाई यहाँ पर मिट्टी में खनिज पदार्थ है तो क्या यहाँ कम हो जाएंगे? क्या होंगे जरूर, लेकिन कम ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे जरूर। फिर अधिकांश, अब देखिए तुमने 50% कंपटीशन इस ऑप्शन को कम करने के लिए कम कर दिया। अब बी में से सी, इसमें तुक्का भी मारा हुआ तो सही हो जाएगा, 50% चांसेस सही होने की। अब कह रहा है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते, अधिक शक्ति से जकड़ लेंगे तो हो ही नहीं जाएगा, क्योंकि उससे जो है खनिज पदार्थ ले लेंगे। तो हमने बी को भी काटा, सी हो जाएगा आंसर। अब जाके आप देखना ये सही है कि नहीं सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है प्रश्नों को, किस तरह से। तो क्योंकि देखिए वहां साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर हम चैलेंज लेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, इस पे दिमाग लगाओगे, क्या हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता, फिर कैसे होगा। धीरे से दिमाग लगाया, पता चला कि सी ऑप्शन सही है। तो ये आपको करना है। कुछ हर क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना ही नहीं है कि न्यूज़पेपर में मिलेगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं। तो मैंने वो तरीका बताया आपको कि पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, फिर हम यहाँ पर अब देखिए, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती तो इंद्रधनुष बनता है। ठीक, आपको पता ही है कि ये बूंद आपकी गिरी तो इस पे क्या होती है कि जो सूर्य की किरणें जाती है बूंदों पर तो इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बना, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है। अब देखिए यहाँ पर आपको अब इसको देखना पड़ेगा, प्रक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो ये सब चीजें जो है मैं इसको सिंपल वे में समझा देता हूँ। कैसे कि जैसे ये बूंद है, यहाँ पर से कोई सूर्य की रोशनी आई तो पहले अंदर जाएगी, अंदर जा करके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, अंदर जाएगी रिफ्लेक्ट होगी, फिर अपवर्तन होगा इसका। ठीक है, कुछ अंदर जाएंगी कुछ वापस चली जाएंगी। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, आंतरिक परिवर्तन, एक से टकराएगी, दूसरे से टकराएगी, तीसरे से टकराएगी, चौथे से टकराएगी। ऐसे क्या होगा कि आसपास पूरे टकराते टकराते उसकी सारी, जो एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, सारी जो है उसके सारे रंग बिखेर देगी। उसी को जो है इंद्रधनुष कह देते हैं। लेकिन इसको जाकर के और अच्छे से पढ़ना कि मिशन, क्योंकि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, आप नॉर्मल 6, 8, 9th क्लास में पढ़ते रहते हो, ये सब आ जाता है। ठीक, मेरी कोई बहुत अच्छी साइंस थोड़ी, लेकिन क्या है कि कॉमन सेंस है भाई। उतनी जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ाने की, जितनी यूपीएससी डिमांड करे उतना पढ़ लो, निकल जाएगा। और जिनकी साइंस बैकग्राउंड जिनका नहीं, उनको घबराने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में साइंस आती है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक, फिर 9th में क्वेश्चन में देखो, गोधिल जो सुमा का समय होता है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन। मैंने इन प्रश्नों को आराम से सॉल्व किया, पूरे प्रश्न में मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कह रहा है कि दृष्टि भ्रम कब होता है। अब दृष्टि भ्रम का मतलब पहले सिंपल समझो कि दृष्टि, अब यूपीएससी ने ऐसे दृष्टि भ्रम कह दिया, तो आपको दृष्टि भ्रम का मतलब पता होना चाहिए कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आपने दूर से देखा कि यार रोड में जो है सांप दिख रहा है, अब बाहर से आके देखा तो पता चला रस्सी दिख रही है वहां पे, तो डर गए। रात में कभी कभी घर में भी ऐसे होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, कभी कभी होता था कि बचपन में मैं सो रहा था, ठंड का समय था और रजाई अपने ढके हुए था अपने शरीर को रजाई से, और नीचे जो है सांप था। सांप गांव में रहता था, सांप था, मुझे लगा कि सांप कैसे आ सकता है। मैं सोचा कि अरे कोई रस्सी वस्सी पड़ी होगी घर में, और खेलते कूदते रहते, जाके उसमें मैं लात मार के उसको किनारे कर दिया, जैसे किया तो वो जो सांप था। तो फिर इसलिए जो है इसी को कहते हैं दृष्टि भ्रम। तो मुझे हुआ, तो इसमें कब दृष्टि भ्रम हो सकता है। तो देखो आकाश में जब आप तारों को देखते हो तो टिमटिमाते तारे, तो आपको लगता है कि यार टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वो टिमटिमा पता नहीं रहे कि नहीं रहे। तो ध्रुव तारा तो देखो आपको सिंपल दिख जाएगा कि भाई ध्रुव तारा तो साफ साफ दिखता है, उसमें दृष्टि भ्रम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसी के सहारे तो हम दिशाओं को तय करते थे पहले, आज भी करते हैं, लेकिन आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। पहले क्या करते थे लोग, यात्री जो होते थे, जो एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, ध्रुव तारा का सहारा लेते थे। तो 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर दृष्टि भ्रम होता तो वो यात्रा ही नहीं कर पाते, तो हमने बी डी के काट दिया।
यूपीएससी इसीलिए प्रश्न रखता है। अब आपने इसमें से तुक्का भी मार दोगे तो सही हो जाएगा। अब इसमें देखो, गोधिल में सूर्य का माप, माप मतलब कि सूर्य का माप से क्या मतलब है। फिर उषा काल में सूर्य का रंग, माप से तो दिक्कत होगी, सूर्य का रंग। फिर उषा काल में चंद्रमा का दिखना, चंद्रमा के दिखने से क्या मतलब, चंद्रमा तो दिखता ही दिखता है, तो तुमने 3 को भी काट दिया यहां, तो ये भी कट गया, सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूं यहां पे, मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चनों को पढ़ने से नहीं होता, ये क्वेश्चन केवल कॉमन सेंस से होते हैं। फिर आप देखिए माइकोराइजल, कवक मूली, प्रीलिम्स में सिलेबस में सिर्फ साइंस लिखा हुआ, समान विज्ञान। अब यहां क्या पूछ रहा है, जय प्रौद्योगिकी पूछ रही है, बायोटेक्नोलॉजी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है इनमें से बताना है। तो पहले तो आप पढ़ो जाकर कि कवक मूल क्या होते हैं यहां पर। अब अगली बार हो सकता है इनसे, अब यहां पर प्रश्न बनेगा, यहां पर देखना पड़ेगा आपको, तो आपको कवक मूल जाके पढ़ना है, फिर इस प्रश्न को करना है कि क्या होता है कवक। माइक्रोराइजल के बारे में आप पढ़ते हो, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ो जाकर के, इसी से संबंधित जो इससे संबंधित जो भी है शब्दावलियां, जो भी इससे टच होता है उसको तुरंत उसी समय पढ़ लो। अब एक तरफ से किताब को कभी मत पढ़ो, कुछ किताबों को पढ़ सकते हो, लेकिन एक तरफ से किताबों को पढ़ने से बचा करो। इंपॉर्टेंट्स के आधार पर किताबों को पढ़ो। जब शुरू में पढ़ रहे हो तब तो एक तरफ से पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ चुके हो किताबों को तो एक तरफ से कभी मत पढ़ो। एक तरफ से पढ़ने में एक तो किताब कभी खत्म नहीं होगी, आप 10 दिन पढ़ोगे, 11वें दिन आके किताब रख दी जाएगी किनारे, ये सबके साथ होता है, ठीक। तो इस तरह से आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंस के आधार पे। अब इस तरह से आपकी शैली पढ़ने की हो जानी चाहिए। फिर 11वें नंबर पे आ जाओ, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण, अब उस समय चर्चा में चल रहा था काफी कि अस्तित्व में संसूचन, अब तुरंत इंग्लिश देखो, के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे, इस कण की खोज में क्या महत्व है। तो हिग्स बोसोन के बारे में पढ़ो, हिग्स बोसोन का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। इसे हिग्स बोसोन क्यों कहा जाता है, तो ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि आपको करंट अफेयर में किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब इसमें कोई प्रश्न ना समझ में आए तो आप मुझसे स्पेशल बोल देना, मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। कल मैं एक प्रश्न लेकर के आऊंगा कि 2025 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से एक प्रश्न मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूं, कंपेयर कर चुका हूं कि पिछले 2-3 वर्षों के प्रश्न लेकर के मैंने कंपेयर किया, लेकिन एक स्पेशल प्रश्न लेकर के आऊंगा कि कैसे उसको टैकल करना। अगर अगली बार उस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आपको कैसे उसको जो है अपने हिस्से में लाना है, उसको जीत करके उसको जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए कैसे काम करना, उस तरह के प्रश्न आ जाए। फिर क्या रहा, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रकृति में जो 4 बल पाए जाते हैं, तो जिसमें गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकत्व, ये दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इस संदर्भ में अब इन चारों को जाकर पढ़ो, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ो, फिर उसके न्यूक्लियर फोर्स पढ़ो, फिर आपका प्रबल न्यूक्लियर फोर्स पढ़ो, ये सब पढ़ो जाकर के, फिर उनके प्रभाव, फिर धीरे से इस प्रश्न को आकर के टैकल करना। तो इससे क्या हुआ कि ये अब देखिए न्यूक्लियर क्योंकि चर्चा में है काफी, तो हो सकता है कि इनकी ये चीजें से प्रश्न बना दे। तो जब आप पढ़ लेोगे तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन काटने के जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑप्शन ही कटने लगे तो समझ लीजिएगा आप यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के जो एग्जामिनर पेपर सेटर होते हैं, पेपर सेट करना बहुत टफ काम होता है। ये तो बहुत सरल काम है आपकी जो है, ये आप ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक है। और जो यूपीएससी का पेपर बना रहा होगा उसके सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि भाई 8 लाख लोग पेपर, 5 लाख 6 लाख लोग पेपर देते हैं, ठीक, 12-13 लाख फॉर्म भरते हैं। उनमें से मान लो कि 5-6 लाख लोग पेपर देंगे, तो उनमें से कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऑप्शन पकड़ में उनको आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोग बहुत टफ पेपर, मतलब पेपर सेटर, पेपर का काम सेट करना बहुत टफ काम होता है। तो वो जब इतना टफ करके आपको दे रहा है तो आपको इन 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन बताना है। आप ध्यान से एक ऑप्शन को पढ़ लो और आराम से आपका प्रश्न हो जाएगा। तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह से प्रश्न आराम से हो जाते हैं। तो परेशान मत हो, आराम से इन प्रश्नों को करो, हो जाएंगे प्रश्न, ठीक। फिर विषाणु, देखिए ये विषाणु, जीवाणु, ये प्रश्न जो है ये यूपीएससी हर वर्ष इनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। कभी किसी भी वर्ष का उठा ले, 1-2 वर्ष को छोड़ दो, तो हर वर्ष विषाणु, जीवाणु, ये क्या होता है, ये हमेशा यूपीएससी के लिए फेवरेट है साइंस टेक के लिए, ठीक। फंगी, तभी मैंने वहां पर कहा कि इनको स्पेशली पढ़ लो जाके, प्रोटोजोआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब जाकर, साइनोबैक्टीरिया, ये जाकर के पढ़ो। फिर इनके बारे में पढ़ो, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब चीजें पढ़ो जाकर के, यूपीएससी ने से प्रश्न बनाता है, ठीक। फिर देखिए प्रकाश
रासायनिक धूम, ये चर्चा में रहते हैं। आप जब भी देखिए संडे सैटरडे को एक द हिंदू में एक पेपर वो आता है स्पेशल, जो साइंस टेक से ही संबंधित होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी सर से मैं स्पेशल कहूंगा कि उसको तो स्पेशल जो है चर्चा करिए करिए, वो नहीं करेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको लेकर के आऊं, क्योंकि साइंस मेरी थोड़ी सी बेहतर है। अब मैं इसकी मतलब दम नहीं भर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि मेरी बेहतर है, तो मैं उसको लेकर के आऊंगा, आप लोगों को इस पे स्पेशल बताऊंगा। तो ऐसे आप तैयारी करोगे तो आपका यूपीएससी जरूर निकलेगा दोस्त। तो आप इस तरह से तैयारी करो, मैं पूरा आपके साथ खड़ा हुआ हूं। इस तरह से आप जिस तरह से मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप लोग करते रहोगे तो बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। 2026 में मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। देखना, जो मैं देखिए ये नहीं कहूंगा कि मेरे ये नोट्स पढ़ लो, मेरी ये चीजें पढ़ लो, मेरा ये खरीद लो, मेरा ये कोर्स खरीद लो, मैं ये सब मार्केटबाजी करने के चक्कर में नहीं आया हूँ। ठीक, मैं ये बताने आया हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चों के, उनसे बड़ा मुझे शुरू से लगाव रहा है, क्योंकि मैं भी जो है उन बच्चों से जो है जुड़ा रहा हूँ, उनसे जो है काफी जो है मतलब इतना ज्यादा लगाव रहा है मुझे कि हिंदी माध्यम के लिए लगता है कि यार वो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए मैं अगर कुछ कर सकूं, क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया है, उन अचीवमेंट को जो है आपके समक्ष दे करके आपको आगे बढ़ा दूं। क्योंकि जो मैंने झेला वो मैं आपको नहीं झेलने दे सकता, मतलब कोशिश ये करूंगी। लेकिन आप लोग सपोर्ट जब नहीं करते हो तो फिर थोड़ा सा मन होता। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और कल से फिर आएंगे अपने अंदाज में। कल सीसैट की क्लास सोच रहा हूँ कि लेकर के आऊँ, तो सीसैट में आप लोग देखना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट में लेकर के आऊंगा, अब मैथ रीजनिंग के भी पार्ट सर लेकर के आएंगे, तो देखते रहना, ये फायदा आपको देगा। और ये मार्केट से बहुत अलग है, आप लोग देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई नहीं बताता, और फ्री में तो बिल्कुल नहीं बताता, ये भी जान लो। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।